जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इंग्लिश की शानदार क्लास में। तो बिल्कुल आज की जो शानदार क्लास होने वाली है वो पूरी तरह से प्रोनाउन की क्लास है। और प्रोनाउन के मेरे बच्चे आपको पता है कि इससे पहले हम लोगों ने 6 क्लासें पढ़ लिया है। आज प्रोनाउन की हमारी कौन सी क्लास है? तो आज प्रोनाउन की हमारे 7वीं क्लास की बारी है। प्रोनाउन की 7वीं क्लास में पूरी तरह से हम लोग जो बात करने वाले हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन पे बात करेंगे। इससे पहले जो 6वीं क्लास थी उस पे हम लोगों ने पूरी तरह से रेसिप्रोकल्स प्रोनाउन पढ़ा था। और उसी रेसिप्रोकल्स प्रोनाउन वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि जो अगली 7वीं क्लास आएगी उसमें हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो चलिए, बिल्कुल सभी लोगों से मैं बात करूंगा आज रिलेटिव प्रोनाउन पे। तो सभी लोग, सबसे पहले तो आपको प्रोनाउन हेडिंग डाल देना है। हेडिंग आपको क्या डालना है बेटा? तो हेडिंग आपको डालना है प्रोनाउन, ठीक है। और प्रोनाउन की कौन सी क्लास है? तो गुरुजी प्रोनाउन की आज की ये 7वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? प्रोनाउन की 7वीं क्लास है। और इस प्रोनाउन की 7वीं क्लास पे जो बात करने वाले हैं वो बात पूरी तरह से बेटे किस पे होने वाली है? तो आप कहोगे गुरुजी रिलेटिव प्रोनाउन पे होने वाली है। पूरी तरह से आज की 7वीं क्लास रिलेटिव प्रोनाउन को समर्पित होगी। पूरी तरह से एक एक रिलेटिव प्रोनाउन की बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक की जितनी भी बातें हैं वो सब इसी क्लास में कर लेंगे। और बिल्कुल उस दावे के साथ क्लास को देखेंगे कि एग्जाम में रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित कितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन या आसान से आसान क्वेश्चन आ जाए उसको हमको बहुत ही हल्के में उड़ा के चले आना है। बात समझ रहे हैं? तो चलिए, बिल्कुल अगर सभी लोग तैयार हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि रिलेटिव प्रोनाउन है क्या। यानी रिलेटिव प्रोनाउन की मैं पूरी तरह से सबसे पहले बेटा बेसिक बात करूंगा, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले मेरा मानना है कि उसके बेस को बिल्कुल उखाड़ फेंको तो बिल्कुल आपका परचम उस पर जरूर लहरा जाएगा। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करी जाए तो आप लिख सकते हैं कि प्रोनाउंस दैट, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लाया हूं, बिल्कुल कोई किताबी डिफिनेशन नहीं, आपकी अपनी लैंग्वेज में डिफिनेशन है। यानी प्रोनाउंस दैट ज्वाइंड, प्रोनाउन दैट ज्वाइंड, ठीक है। ज्वाइंड लिखो या आप केवल ज्वाइन लिख लो, ठीक है। आप केवल क्या करो, ज्वाइन लिख लो। यानी प्रोनाउन दैट ज्वाइन आर, pronoun that join are called क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। बात समझ में आ गई? यानी ये बहुत ही छोटी सी आपके सामने मैंने डिफिनेशन लिख दिया है। और डिफिनेशन बेटा बहुत ही इजी वे में मैंने लिखा है कि प्रोनाउंस दैट, यानी प्रोनाउंस दैट बोले तो जो प्रोनाउन या वे प्रोनाउंस, ठीक है। क्या हुआ बेटा आगे? ज्वाइन यानी जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? ठीक है, किसी भी चीज को जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। और क्या जोड़ेंगे? तो यानी वे प्रोनाउंस जो जोड़ने का काम करते हैं या वे प्रोनाउंस जो जोड़ते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है बेटा? उन्हें ही रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आपके मन में एक बात आएगी कि गुरुजी जो वर्ड जोड़ने का काम करते हैं अगर हम उनको रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे तो कंजंक्शन तो भी जोड़ने का काम करता है। तो या तो अगर कंजंक्शन भी जोड़ने का काम, रिलेटिव प्रोनाउन भी जोड़ने का काम, तो इसका मतलब यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन को या तो कंजंक्शन भी कह सकते हैं और या तो कंजंक्शन को रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। यानी सब बातें एक ही हैं। तो बेटा बिल्कुल आप कंजंक्शन को रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कह सकते हो, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन को आप कंजंक्शन कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि जो भी दुनिया का वर्ड अगर जोड़ने का काम करता है तो वो कंजंक्शन हो ही गया। बात समझ में आ गई? तो अब बात ये करेंगे कि रिलेटिव कंजंक्शन जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं। बहुत आसान है, कुछ गिने चुने ऐसे वर्ड हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं और उनको बहुत ही आसानी से समझना बहुत जल्दी से आपके समझ में आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब आपको हेडिंग डालना है कि रिलेटिव प्रोनाउन है कौन कौन से, यानी ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। यानी वो कौन कौन से वर्ड हैं जो रिलेटिव प्रोनाउंस का काम करते हैं। तो बिल्कुल बेटा बहुत ही आसान है। आपने सुना होगा क्वेश्चन वर्ड, एक आपका हु हो गया, आपका विच हो गया,
ठीक है। आपका क्या हो गया, दैट हो गया। और आपका क्या हो गया, आपका बेटा हुम हो गया। क्या हो गया, हुम हो गया। आपने सुना होगा वाई हो गया, आपने व्हाट सुना होगा, ठीक है। यानी इन्हीं सब को क्या कहते हैं, इन्हीं सब को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं कि इनको तो मैंने ये सुना था कि ये सब के सब क्वेश्चन वर्ड हैं, इनको तो मैंने ये सुना था कि ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड हैं, और आप आज बता रहे हो कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो बिल्कुल बच्चा ये सही आप कह रहे हो, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं, ये क्वेश्चन वर्ड भी हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन हर चीज का अपना जब प्लेस बदल जाता है, ऐसा नहीं है एक ही आदमी को उसके कई सारे परिचय होते। एक आदमी के अगर तुम घर में हो तुम्हारा दूसरा नाम है, इंसान तुम वही हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब है कि इधर समझो भाई, कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ये तुम एक आदमी हो, ठीक है, तुम एक आदमी हो, ठीक, और तुम्हारा नाम है मान लेते हैं रामू, ठीक, तुम्हारा क्या नाम है, रामू। अब तुम कहने का मतलब तुम हो रामू, ठीक, पैर वैर जरा बना दिया जाए भाई रामू के, नहीं रामू गुस्सा आ जाएंगे, रामू के हाथ वाथ लगा दिया जाए, ठीक, इस तरह से रामू को आंख बना दिया जाए, मुंह बना दिया जाए, सब कुछ रामू को बना दिया जाए। ये कोई लड़का है बेटा, इसका नाम क्या है, रामू है। क्या है इसका नाम, इसका नाम जो है वो बेटा रामू है। अब कहने का मतलब ये है कि आदमी, ये पर्सन वही है, ठीक, ये रामू है। रामू आपको पता है क्या है, पर्सन है। तो रामू जब बेटा अपने घर में है तो इसका नाम रामू है। और मान लो कि जब यही रामू उठ के कहाँ गया, यही रामू उठ के स्कूल आ गया, तो स्कूल में इसी का नाम मान लो क्या हो जाए, श्यामू हो जाए। क्या हो जाए, श्यामू हो जाए। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो कहने का मतलब रामू एक लड़का है, इसका घर का नाम रामू है, स्कूल का नाम श्यामू है। तो जब ये रामू स्कूल में है, सॉरी घर में है, तो इसको सब लोग किस नाम से जानते हैं, रामू के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये लड़का स्कूल पहुंच गया तो स्कूल में इसको रामू के नाम से कोई नहीं जानता, इसको किस नाम से जानता, श्यामू के नाम से। तो कहने का मतलब इस आदमी ने क्या किया, आदमी वही है लेकिन इसने अपने प्लेस को चेंज कर दिया। और जब बेटा इसने अपने प्लेस को चेंज कर दिया, रामू अपने घर में तो रामू है, लेकिन जैसे ही रामू विद्यालय पहुंचे तो रामू अब रामू नहीं रह गए, अब वो क्या बन गए, श्यामू। तो सेम वही कंडीशन में आपको बेटा यहां पर समझाने की प्रयास कर रहा हूं। मैं सेम वही बात आपको यहां पर समझाता हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन और क्वेश्चन वर्ड वही होते हैं। यानी वही वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं बेटा, और वही वर्ड क्वेश्चन वर्ड का भी काम करते हैं। कहने का मतलब अगर इधर देखो, किसी भी क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि किसी भी क्वेश्चन वर्ड, इधर देखो, यानी जितने भी हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड, किसी भी क्वेश्चन वर्ड, ये कलर दिख रहा है, ठीक है। अगर बेटा किसी भी क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद अगर आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी तो मेरे बच्चे ये काहे का काम करेंगे, ये काम करेंगे क्वेश्चन वर्ड का। काहे का काम करेंगे, ये काम करेंगे काहे का, क्वेश्चन वर्ड का। यानी किसी भी क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो बेटा ये क्वेश्चन वर्ड जो है पूरी तरह से काहे का काम करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का ही काम करेंगे। लेकिन ये पहली कंडीशन है क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड की बेटा सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन मेरे बच्चे ये है कि अगर क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद कोई ना कोई क्या लगा दिया जाए, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन लगा दिया जाए, तो आपको पता है गुरुजी नाउन के पहले हमेशा यूज किसका होता है, एडजेक्टिव का होता है। तो यानी क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, तो क्वेश्चन वर्ड का ये काम करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद नाउन आएगा बेटा, तो ये क्वेश्चन वर्ड काहे का काम करेंगे, एडजेक्टिव का काम करेंगे। काहे का काम करेंगे, एडजेक्टिव का काम करेंगे। वो भी किस एडजेक्टिव का काम करेंगे, तो गुरुजी आप ब्रैकेट में लिख लो कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। कौन से एडजेक्टिव का काम करेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। लेकिन जरा तीसरी कंडीशन को देखो। तीसरी कंडीशन ये है बेटा, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं।
अगर कभी भी आपको कोई ना कोई क्या दे दिया जाए, नाउन, और नाउन के तुरंत बाद अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा तो मेरे बच्चे इस कंडीशन में इस क्वेश्चन वर्ड को क्या कहोगे, तो इस क्वेश्चन वर्ड को बोलोगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलोगे? रिलेटिव प्रोनाउन बोलोगे। पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको ये बातें बहुत ही आसानी से समझ में आई होंगी कि क्वेश्चन वर्ड बेटा जितने आप पढ़ते हो, बचपन से टेंस पढ़ते चले आते हो तो उसमें आप क्वेश्चन वर्ड वाला पढ़ते हो। तो बेटा अगर क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है तो ये काम क्वेश्चन वर्ड रियल में क्वेश्चन वर्ड ही होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड्स कि तुरंत बाद कोई नाउन दे दिया जाएगा तो आपको पता है कि गुरुजी नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा बेटा आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे अगर पहले नाउन दे दिया जाए, यानी पहले क्वेश्चन वर्ड फिर नाउन, तो ये काम काहे का करेंगे? एडजेक्टिव का काम करेंगे। लेकिन पहले नाउन उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, पहले क्वेश्चन वर्ड उसके बाद नाउन, पहले क्वेश्चन वर्ड उसके बाद नाउन, तो क्वेश्चन वर्ड काम करेगा बेटा एडजेक्टिव का। लेकिन अगर पहले नाउन और बाद में क्वेश्चन वर्ड तो ये क्वेश्चन वर्ड काम काहे का करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। तो हमने पूरी बात कर लिया, बाकी हमें यहाँ पे ना ये बात पढ़नी है ना ये बात पढ़नी है। हमें पढ़नी कौन सी बात है बेटा? हमको तो ये वाली बात पढ़नी है। समझ गए हो? तो बिल्कुल अब मुझे आप लगा ऐसा कि आपने पूरी तरह से बातों को समझ लिया कि गुरुजी अगर क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी तो इसको क्वेश्चन वर्ड बोलेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद नाउन आएगा तो इसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड को एडजेक्टिव बोलेंगे, वो भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। और अगर नाउन के तुरंत बाद क्वेश्चन वर्ड आएगा तो गुरुजी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। समझ में बात आ गई होगी आपको। अगर आपको बेटा समझ में बात आ गई तो जरा मुझे कमेंट करके बताएंगे, हम आगे की बातों पे आपको लेके चलेंगे। आगे की बात मेरे बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात आपके लिए क्या है, जरा उस बात पे सभी लोग गौर करेंगे। बात ये है बेटा, अगर मान लो कह दिया जाए आपके सामने क्या, अगर आपके सामने कह दिया जाए बेटा विच, क्या कह दिया जाए? विच इज, तो बताओ जरा ये विच काहे का काम कर रहा? तो आप कहोगे गुरुजी क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ये विच काम कर रहा काहे का? क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। बात समझ में आ गई। लेकिन गुरुजी अगर दूसरी कंडीशन कह दिया जाए आपके सामने, मान लो कह दिया जाए क्या? विच, क्या कह दिया जाए? विच बुक कह दिया जाए। क्या कह दिया जाए? विच बुक। तो गुरुजी एक क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद नाउन लग गया है, तो गुरुजी ये अब काहे का काम कर रहा? तो नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज होता है, तो इसको विच इज, तो विच के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ये विच क्वेश्चन वर्ड है। लेकिन बेटा विच के तुरंत बाद अब की मैंने बुक लगा दिया, तो बताओ अगर बुक के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाए तब क्या बताओगे? तो आप कहोगे नाउन है। लेकिन अगर विच के नीचे अंडरलाइन किया जाएगा तो बेटा आप क्वेश्चन वर्ड नहीं कहोगे, अब आप क्या कहोगे? अब बेटा इसको आप कहोगे क्या? इसको आप एडजेक्टिव कहोगे। तो ये क्या हो गया बेटा? ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अगर ऑप्शन में आपको एडजेक्टिव मिले तो ठीक है, और कभी कभी आपको हो सकता है ऑप्शन में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मिले, तब भी आपको ध्यान दिए रहना है। और जो सबसे जरूरी कंडीशन है, सबसे जरूरी कंडीशन बेटा ये है, अगर कभी भी ऐसे आपको दे दिया जाए क्या? नाउन। क्या दे दिया जाए? नाउन। नाउन के बाद लगा दिया जाए क्या? विच। क्या? नाउन के बाद विच, तो ये काहे का काम कर रहा? अब बेटा ये आरपी बोले तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा। लेकिन आप इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लो जैसे कह दिया जाए क्या? कह दिया जाए गर्ल। क्या कह दिया जाए? गर्ल। आगे कह दिया जाए हु। यहाँ मान लो कह दिया जाए इससे बुक। क्या कह दिया जाए? बुक। उसके बाद लिख दिया जाए विच। तो बताओ ये भी नाउन, नाउन के बाद क्वेश्चन वर्ड आया, नाउन, नाउन के बाद क्वेश्चन वर्ड आया। तो जब नाउन के बाद क्वेश्चन वर्ड आएगा तो इसको क्या बोलोगे बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन बोलोगे। मुझे मालूम हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये पूरी की पूरी प्लेसमेंट वाली बातें समझ में आ गई होंगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? पूरी बातें आपको पूरी तरह से समझ में आई होंगी। अब मैं बात करूंगा आगे। आगे मैं क्या बात करने वाला हूं? आगे मैं बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने वाला हूं। रिलेटिव प्रोनाउन जो जोड़ने का काम करता है, तो कैसे? मान लो बेटा आपके सामने कह दिया जाए आई मेट। आई मेट किससे? आई मेट। आगे लिख दिया जाए क्या? राधा। आई मेट राधा। आई मेट राधा यानी मैं राधा से मिला। आगे लिख दिया जाए बेटा क्या? हु वाज
who was coming, who was coming, I met Radha who was coming, who was coming from, who was coming from the market, from the market, who was coming from the, कहाँ से बेटा, वो कहाँ से लौट रही थी, मार्केट से लौट रही थी। कहाँ से, वो लास्ट में बेटा मार्केट लिखा है, ठीक है, वो लास्ट में क्या लिखा, मार्केट। इसमें आपको बताना है कि रिलेटिव प्रोनाउन किस जगह पे है, जल्दी से आपको बताना है कि रिलेटिव प्रोनाउन किस जगह पर है। चलिए, ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है, यानी लिखा है कि आई मेट राधा, ठीक है, क्या लिखा है, क्वेश्चन बेटा आपके सामने लिखा है, देख सकते हैं आप, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि आई मेट राधा, क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है आई मेट राधा, मैं राधा से मिला, और आगे लिखा है क्या, हु वाज, जो कहाँ से लौट रही थी, जो मार्केट से लौट रही थी। तो कहने का मतलब ये है, एक सेंटेंस बताओ ये हो गया कि नहीं, पूरी तरह से सिंपल पास्ट में लिखा है, पूरी तरह से बेटा ये सिंपल पास्ट में लिखा, आई मेट राधा, मैं राधा से मिला। उसके बाद हु वाज कमिंग फ्रॉम द मार्केट, जो मार्केट से लौट रही थी। तो यानी कहने का मतलब अगर यहाँ पे भाई मिले तुम किससे, राधा से मिले, मार्केट से कौन लौट रहा था, राधा लौट रही थी। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ राधा के लिए आप चाहो तो सी लगा सकते हो कि नहीं, तो बेटा राधा के लिए आप सी लगा सकते हो कि आई मेट राधा, मैं राधा से मिला, सी वाज कमिंग फ्रॉम द मार्केट, वह मार्केट से लौट रही थी। लेकिन अगर यहाँ मैंने रिलेटिव प्रोनाउन हु लगा दिया कि आई मेट राधा, मैं राधा से मिला, जो कहाँ से लौट रही थी, मार्केट से लौट रही थी, तो बेटा अगर यहाँ सी लगा दिया जाएगा तो इसको आप प्रोनाउन बोलोगे, पर्सनल प्रोनाउन बोलोगे। लेकिन यहाँ पे अगर हु लगा दिया जाएगा तो इसको क्वेश्चन वर्ड नहीं बोलोगे, ना इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलोगे, इसे बेटा क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे क्या, इससे आप बोलोगे रिलेटिव प्रोनाउन। अब आप कहोगे गुरुजी इसके तुरंत बाद तो हेल्पिंग वर्ब आई है। बेटा जब भी इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब तो ठीक है, लेकिन फिर इसके पहले नाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका इतना बंद कर दिया जाए, ये इतना बेटा बंद कर दिया जाए, ये इतना पूरा बंद कर दिया जाए, तो आपका हु वाज, कौन बाजार से लौट रहा था, तो ये पूरा आपका इंट्रोगेटिव बन गया, लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब इसको देखोगे कि इसी सेंटेंस के पहले एक बात ये लिखी है कि आई मेट राधा, यानी कौन बाजार से लौट रहा था, तो बेटा राधा बाजार से लौट रही थी। ये जो हु का यूज है, ये हु का यूज किसके लिए है, ये हु राधा को रिलेट कर रहा है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से सभी लोग जल्दी से कमेंट करें, क्या ये बात बेटा आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक, तो ये होता है। अच्छा, अब बात ये आती है कि जो बेटा आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हमेशा सब ऑर्डिनेट, कौन सी, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हमेशा कैसे किया जाता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज बेटा हमेशा सब ऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। बात समझ में आ गई। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सब ऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। सबसे पहले तो आप बेटा क्लॉज समझ लो, क्या बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, यहाँ से आप बहुत चीज़ों को समझ सकते हो। गुरुजी बात क्लॉज की करी जाए तो क्लॉज दो होती है किसी भी सेंटेंस में, यानी दो क्लॉज। क्या, एक क्लॉज होती है जिसको आप बोल सकते हो कौन सी क्लॉज, जिसको आप बोल सकते हो मेन क्लॉज, और एक बेटा होती है जिसको आप क्या बोलते हो, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। कैसी क्लॉज बोलते हो, सब ऑर्डिनेट, कौन सी क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, यानी सेंटेंस की कितनी क्लॉज, दो क्लॉज होती हैं, एक होती है बेटा आपकी मेन क्लॉज, एक होती है कौन सी, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो रिलेटिव प्रोनाउन आपको जब भी अगर मिलेगा तो याद रखिएगा वो हमेशा सब ऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। और अगर आपसे बात करी जाए तो आप देख सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि ये क्या, यानी कहने का मतलब ये कि ये जो आपकी बात लिखी थी, ठीक है, ये जितनी भी आपकी बात लिखी थी, ठीक, ये वाली, ये पूरी बात, तो ये आपका हु जहाँ तक नहीं मिला तो हु के पहले पूरा का पूरा मेन क्लॉज होता, जिस जगह से आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिल जाए उसके आगे से पूरा का पूरा कौन सा क्लॉज बन जाता है, तो उसके आगे से पूरा का पूरा बेटा बन जाता है मेन क्लॉज, वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सॉरी सब ऑर्डिनेट क्लॉज। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। जैसे एक एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं, जैसे कह दिया जाए सी
दिख रहा है कि नहीं ये वाले से? ठीक है, अच्छा 1 मिनट, आपके सामने लिख दिया जाए क्या? सी इनवाइटेड अ बॉय। आगे लिख दिया जाए बेटा हु इज आ गुड, ही इज आ गुड डांसर, ही इज आ गुड डांसर। ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिया कि वह एक लड़का, यानी किसी लड़की है, यानी उसने इनवाइट किया किसको? एक लड़के को, यानी उसने एक लड़के को इनवाइट किया, या उसने क्या किया? लड़के को इनवाइट किया, जो क्या है? ही इज आ गुड डांसर, और वो क्या है? एक अच्छा डांसर है या अच्छा प्लेयर है, आप कुछ भी कह सकते हो। तो अगर बात करी जाए कि सेंटेंस में मेन क्लॉज कहाँ से है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहाँ से है, तो बेटा याद रखिएगा जिस जगह पे आपको कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन मिल जाएगा उसी जगह से वो रिलेटिव प्रोनाउन चला जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज में आगे पूरा लेकर के, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले पूरा चलाएगा कौन सी क्लॉज में? मेन क्लॉज में। तो आप एक बात और कह सकते हो कि सेंटेंस में 2 क्लॉज, एक होता है मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ठीक है, और एक बात, जो मेन क्लॉज होती है बेटा उसका अर्थ अपने आप में पूरा होता है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसका अर्थ अपने आप में पूरा नहीं होता है। तो सेंटेंस की जिस क्लॉज का अर्थ अपने आप में पूरा होता है उसे मेरे बच्चे कौन सी क्लॉज कहते हैं? तो उसे मेन क्लॉज कहते हैं। लेकिन जिस क्लॉज का अर्थ अपने आप में पूरा नहीं होता है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। सेंटेंस की वह कौन सी क्लॉज है जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए मेन क्लॉज का सहारा लेना पड़ता है? तो वो कौन सी है बेटा? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थोड़ी देर के लिए बच्चे मानो कि इतने को बंद कर दिया जाए, अगर इतने को मैंने ढक दिया तो हु इज अ गुड डांसर, कौन एक डांसर है, कौन एक अच्छा डांसर है? कुछ भी मुझे नहीं पता चल पा रहा कि कौन एक अच्छा डांसर है। लेकिन जैसे मैंने पूरे मेन क्लॉज को बाहर किया तो सी इनवाइटेड अ बॉय, यानी उसने जिस लड़के को इनवाइट किया वह एक क्या है? अच्छा डांसर है। बात समझ रहे हो? पूरी तरह से समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब यहां तक की बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे, हमारी बहुत ही बेहतरीन 3 बातें हैं। एक आपको बात करनी है काहे पे? यूज ऑफ हु कॉमा विच कॉमा हु कॉमा विच कॉमा दैट। अब बेटा अगर इतनी बात समझ गए हो तो केवल और केवल रिलेटिव प्रोनाउन की आपको इन 3 बातों को पढ़ लेना, हु विच और दैट को, बस पूरी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन खत्म। और फिर दुनिया का कोई भी एग्जाम आप दे के चले आएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन की कोई भी बात आप छोड़ के नहीं आएंगे। चलिएगा सभी लोग इधर देखिएगा भाई, अगर बेटा कभी भी जब भी ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे तो ये बात तो तय है बेटा कि इनके पहले हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा। यानी अगर नाउन प्लस हु, ठीक है, नाउन प्लस विच, ठीक है, और नाउन प्लस दैट आएंगे, यानी स्ट्रक्चर तो इनका सेम यही होगा। बात समझ में आ गई? यानी नाउन के बाद हु आएगा, नाउन के बाद विच आएगा, नाउन के बाद क्या आएगा गुरुजी? दैट आएगा। यानी स्ट्रक्चर तो गुरुजी इनका सेम यही चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई इसमें स्ट्रक्चर का परिवर्तन होगा या कोई ऐसी बात है। ठीक है, लेकिन अब बात यह है कि जब हु आएगा तो हु के पहले कैसा नाउन होना चाहिए, विच के पहले कैसा नाउन होना चाहिए, और दैट के पहले कैसा नाउन होना चाहिए, ये बात समझने वाली है। और ये बात इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन आसान नहीं है तो इतनी कठिन भी नहीं है कि आप इसको ना समझ पाओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर सबके पहले समान नाउन, एक ही तरह का सेम नाउन आएगा तो यार कोई रूल का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अगर जब इस स्ट्रक्चर का, इस रूल का कुछ मतलब है तो जाहिर सी बात है हु के पहले अलग तरीके का कुछ नाउन आएगा, विच के पहले कुछ अलग तरीके का नाउन आएगा, और दैट के पहले कुछ अलग तरीके का नाउन आएगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूं कि कहां पे किस तरह की कौन सी बात होनी है। तो याद रखिएगा मेरे बच्चे,
अगर कभी भी कोई आपका क्या हो लिविंग पर्सन, याद रखिएगा लिविंग में मैं सीधे सीधे पर्सन भी लिखे दे रहा हूं, क्योंकि लिविंग में मेरे बच्चे याद रखिएगा आपका क्या, लिविंग में आपका एनिमल भी आता, लेकिन एनिमल की बात नहीं। यानी अगर लिविंग पर्सन अकेला आएगा तो इसके तुरंत बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाना है गुरुजी, हु लगाना है। क्या लगाना है? हु लगाना है। लेकिन अगर कोई भी आपको एनिमल मिले, क्या मिले? एनिमल मिले, या आपको क्या मिल जाए, कोई ना कोई बेटा आपको मिल जाए नॉन लिविंग थिंग्स। क्या मिल जाए? नॉन लिविंग थिंग्स। यानी आपको कोई लिविंग पर्सन जब अकेला मिलेगा तो उसके तुरंत बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा, तो सिर्फ और सिर्फ हु लगेगा। लेकिन अगर कोई एनिमल है या कोई नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसके तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगेगा गुरुजी? तो उसके तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन विच लगेगा। लेकिन अगर एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव प्लस क्या दे दिया जाए आपको, एडजेक्टिव प्लस एनिमल दे दिया जाए, या बेटा आपको नॉन लिविंग थिंग दे दिया जाए, क्या नॉन लिविंग थिंग दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? नॉन लिविंग थिंग, एनिमल दे दिया जाए या नॉन लिविंग थिंग दे दिया जाए, या कोई ना कोई क्या दे दिया जाए पर्सन, तो इसके बाद आप क्या लगाओगे? दैट लगाओगे। आप कहोगे गुरुजी हम तो समझ ना पाए कि क्या बता दिया आप। बेटा अगर कोई लिविंग पर्सन अकेला आएगा तो उसके तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाओगे, लेकिन अगर कोई एनिमल अकेले आएगा तो विच लगाओगे, कोई नॉन लिविंग थिंग अकेली आएगी तो उसके बाद भी विच लगाओगे। लेकिन अगर कोई एनिमल है या नॉन लिविंग थिंग है या पर्सन, तीनों में से कोई भी हो, लेकिन उसके पहले उसके साथ कोई ना कोई एडजेक्टिव लगा हो, तो फिर आगे बेटा क्या लगाओगे? तो याद रखिएगा आगे जो रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा वो दैट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दें आपको, एक जैसे बेटा कह दिया जाए आपके सामने बॉय, अब बॉय के बाद आप क्या लगाओगे? हु लगाओगे। क्या लगाओगे? हु लगाओगे। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए कैट, तो बेटा कैट के बाद क्या लगाओगे? विच, क्योंकि कैट इज अ एनिमल है, कैट इज एन एनिमल, ठीक है, कैट एक एनिमल है बेटा। और अगर आपको क्या दे दिया जाए मेरे बच्चे, मान लो अगर आपको दे दिया जाए बुक या बुक्स, कुछ भी लिख दिया जाए, तो इसके बाद भी आप क्या लगाओगे मेरे बच्चे? विच लगाओगे। क्या लगाओगे? विच, ठीक है, क्या लगाओगे? विच। लेकिन अगर इसी जगह पे कह दिया जाए गुड बॉय, बॉय तो है लेकिन बॉय के पहले एक विशेषता गुड लगा दिया जाए, बॉय को एज एडजेक्टिव दे दिया जाए, तो अब इसके बाद बेटा रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगेगा? दैट लगेगा। क्या लगेगा? दैट लगेगा। अगर आपको दे दिया जाए क्या, बुक है, बुक के पहले मेरे बच्चे कोई ना कोई क्या लगा दिया जाए? एडजेक्टिव। अगर कह दिया जाए क्या, बुक्स के पहले एडजेक्टिव कह दिया जाए सम बुक्स, क्या कह दिया जाए? सम बुक्स। तो मेरे बच्चे अगर सम नहीं रहेगा, अकेला बुक्स आएगा, तो आपको याद रखना है जब अकेला बुक्स आएगा तो इसके बाद विच लगेगा। लेकिन बेटा अगर बुक्स के पहले सम एक एडजेक्टिव, यानी किताबों की विशेषता क्या है कि कुछ किताबें, तो मेरे बच्चे याद रखिएगा आगे की हेल्पिंग वर्ब अब आपको कैसी लगाना है, अब वो सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन, तो गुरुजी रिलेटिव प्रोनाउन अब लगाना है दैट। एक्चुअली हम सुबह की क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहे हैं 2-3 दिनों से, इसीलिए हमको वर्ब अब की बार मुंह से निकल गया, कोई बात नहीं है, ठीक। मेरे मुंह से निकल गई है, तो क्या किया जाए, निकल गई तो अच्छा। मान लो गुरुजी कह दिया जाए कैट्स, अरे रुको यार तुम काहे भागे जा रहे हो, ये कह रहा हम भाग जाएंगे, कैसे तुम्हारे मुंह से निकल गई, ठीक। मान लो कह दिया जाए गुरुजी कैट, तो कैट के बाद क्या लगाओगे? अकेला कैट आया तो विच लगाओगे इसके बाद। लेकिन गुरुजी अगर इसके पहले कह दिया जाए क्या, इसके पहले कह दिया जाए फ्यू और कैट को कैट्स कर दिया जाए, यानी कैट्स अकेला आएगा तो आपको विच लगाना है। लेकिन अगर कह दिया जाए फ्यू कैट्स, कुछ बिल्लियां, तो मेरे बच्चे आप आगे क्या लगाओगे? दैट लगाओगे। और ये बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझा दिया है रिलेटिव प्रोनाउन की। अगर इतनी सी बात आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई तो पूरी तरह से मुझे ये यकीन है कि आपका झंडा इंग्लिश ग्रामर में पूरी तरह से गड़ चुका है। चलिए बताइएगा, समझ में बात आ गई? बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आपको ईमानदारी से समझना भी है। तो बेटा चलिए इस तरह के जो विगत एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन इस तरह के दिए दे रहा हूं। लिखिए, जैसे सभी लोगों को लिखना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, लिखिएगा सी परचेज्ड। क्वेश्चन का बेटा ए पार्ट है, ए पार्ट लिखा है सी परचेज्ड, सी परचेज्ड, उसने खरीदा, आगे लिखा है क्या?
फ्यू बुक्स, फ्यू बुक्स। ठीक है, अगला बी पार्ट क्या कह रहा है, जरा बी पार्ट की हालात को देखे जाएं। बी पार्ट को क्या कह रहा है, जरा बी पार्ट देखो। बी पार्ट कह रहा है कि विच, क्या, विच। अगला बेटा सी पार्ट क्या कह रहा है, ही लॉस्ट यस्टरडे, यस्टरडे। अगला डी पार्ट कह रहा है नो एरर। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन एग्जामों में इतनी बार पूछा गया है कि इसका कोई तोल और मोल नहीं है। कहने का मतलब सी परचेज्ड फ्यू बुक्स, उसने कुछ किताबें खरीदी जो, आगे यहां पे सी लगाओ, जिसको उसने क्या किया, कल हेरवाए दिया। चलो बताओ क्या कर दिया जाए। कुछ ना गुरुजी, विच मिला, विच के पहले देखो तो बुक्स मिला, ठीक है गुरुजी विच सही लगा है, लेकिन बुक्स को देखो तो बुक जो काहे के साथ आया, बुक एडजेक्टिव के साथ आया, यानी फ्यू बुक्स। तो कोई भी अगर लिविंग अकेला आएगा तो उसके बाद हु लगेगा, कोई भी अगर आपको नॉन लिविंग अकेला मिलेगा तो उसके बाद विच लगेगा, कोई भी एनिमल अकेला आएगा, एनिमल का नाम आएगा तो उसके बाद भी विच लगेगा। लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग हो, एनिमल हो या पर्सन हो, अगर बेटा वो एडजेक्टिव के साथ में दिया गया है तो हर कंडीशन में विच नहीं मेरे बच्चे, आपको क्या लगाना है, आपको दैट लगाना है। जल्दी से मुझे बताइएगा कि क्या पूरी तरह से बेटा बातें समझ में आप लोगों को आई या नहीं आई। जल्दी से मुझे बताइए सभी लोग, जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन मैंने इस तरह का आपको दे दिया है, जल्दी से आप बताइएगा कि स्टूडेंट के बाद क्या लगेगा। स्टूडेंट के बाद बेटा क्या लगेगा, जल्दी बताइएगा। स्टूडेंट के बाद आप बताइए हु लगाएंगे या आप दैट लगाएंगे, जल्दी से छाप दीजिए। और एक लिख दिया जाए क्या, गुड स्टूडेंट। क्या कर दिया जाए, गुड स्टूडेंट। बेटा गुड स्टूडेंट के बाद बताओ क्या लगाओगे, हु लगाओगे या दैट लगाओगे। जल्दी से इतनी बात को बता दो तो मुझे पूरा यकीन हो जाएगा कि आपको पूरी तरह से बातें याद हो गई हैं। जल्दी से मुझे बताइए। तो बिल्कुल गुरुजी लिविंग है, अकेला आया है तो क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। लेकिन गुरुजी लिविंग तो है, लिविंग अपने एज एडजेक्टिव के साथ आया है, तो गुरुजी जब कोई भी नाउन अगर एडजेक्टिव के साथ आएगा तो हर कंडीशन में क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बेटा रिलेटिव प्रोनाउन इसी जगह से इंड होता है और रिलेटिव प्रोनाउन की एक एक बात आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। तो मेरे बच्चे आज की बात यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात करेंगे अगली क्लास में। तो बिल्कुल आप अपनी उड़ान को पूरी तरह से बनाए रखिएगा, क्योंकि अब की बार मंजिल को पूरी तरह से फतेह करना है। क्यों, क्योंकि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, इनको न समझ इतना नादा, लहरों ने बगावत कर दी है। हम मौत समा परवाने हैं, मरने का हमको खौफ कहां, तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। तो बिल्कुल आपकी बार गर्दन ने पूरी तरह से बगावत कर दी है। तलवार में कितनी भी धार होगी लेकिन तलवार को आपकी मजबूरन बेटा झुकना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपकी बार हमने इतनी मजबूती से काम कर लिया है, इतनी मजबूती से पढ़ाई कर लिया है कि एग्जाम कितना भी कठिन आएगा उसको आपकी बार मुझे पूरी तरह से फतेह करके लौट के आना है। तो चलिए मेरे शेरों, आज की बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास।